हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम खबरों को नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से कैंपेन कर रही है, लेकिन उसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा मिसिंग बताई जा रही है, वो मुसलमानों के इश्यूज पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा। वेस्ट बंगाल में जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कैंपेन कर रही है, उसमें ममता बनर्जी जख्मी होकर के व्हील चेयर पर अपनी कैंपेन के लिए निकली हैं। ये बिल्कुल गैर मामूली हालात हैं। लेकिन जो सेकुलरिज्म वाला जो इशू है, जो मुसलमानों के वोटों की अहमियत कितनी है, कितनी नहीं है, इसमें सब पार्टियां किसी ना किसी तरह से तकरीबन एक रास्ते पर चल रही हैं। इस पर बात करने के मेरे साथ आज खास मेहमान हैं जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं और समाज सेवा कर रहे हैं लंबे अरसे से। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आपका वेलकम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है 5 राज्यों में, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और इसको मुसलमानों से जोड़ करके किस तरह से देख रहे हैं और समझ रहे हैं? ऐसा है कि जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नॉमिनेट हुए, तब से थोड़ा हम नजर देंगे राजनीति पर, तो सभी पार्टियों ने मुसलमानों का नाम लेना ही छोड़ दिया। और उनको वोट तो चाहिए। मैं ना मुसलमानों के बाजू में हूं ना हिंदू के खिलाफ। मैं सभी जाति धर्म का सम्मान करता हूं और मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। लेकिन सच्चर समिति का जो रिपोर्ट था, आज मैं सभी भारतीयों से चर्चा करने को तैयार हूं। इस सच्चर कमेटी में जो इस्लाम मुस्लिम की परिस्थिति बताई थी, उसका वर्णन किया था, उससे कई गुना ज्यादा बदत्तर, बदत्तर बराबर है ना हिंदी शब्द? जी जी, बिल्कुल ठीक है, बदतर। आज हिंदुओं की परिस्थिति, सब हिंदू भूखे हैं, रास्ते पर करोड़ों लोग चल रहे हैं, दो समय की रोटी है, लेकिन वो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और सभी राजनेता, सभी पार्टियां मुसलमानों का नाम तो लेने को घबरा रही है। इतने लोग डरपोक कैसे हो गए? मैं भी सोच रहा हूं ये क्या ताकत है। लेकिन जैसा जैसा मैं सोचते गया, तो यहाँ भारत में ईसाई धर्म आया तो पहले नमुंद्री ब्राह्मणों ने लिया। 630 में इस्लाम धर्म आया, पहले नमुंद्री ब्राह्मणों ने लिया। तो ये जब सब धर्म बाहर से आए, तो इनका स्वीकार तो पहले ही नमुंद्री ब्राह्मणों ने किया, यानी मनुवादियों ने किया। जो कट्टर मनुवादी थे उन्होंने किया, और ये बड़े पैमाने पर किया। यानी चर्चेस, मस्जिदें तैयार हो गई, यानी पॉपुलेशन वाइज मास कन्वर्शन हुआ। अभी अभी एक वीडियो मैंने सुना, 10 मिनट का वीडियो है। वो बोलता है कि हम इस्लाम छोड़ के दुनिया के सभी धर्मों की परिषद दिल्ली में ले रहे हैं और सिर्फ जिहादियों को हम सबक सिखाएंगे। अरे जिहाद शब्द का भी इस्तेमाल इनको मालूम नहीं है, यानी अर्थ मालूम नहीं है। जिहादी को हम सबक सिखाएंगे? अरे बाबा, तुमने लाया धर्म, किसने लाया यहाँ देश में? और आज 21वीं सदी में ये भाषा, और 21वीं सदी में हमेशा, मैं एक आपको सादा उदाहरण, मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ। तो मैं तो किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने जब 47 की उम्र में जजशिप छोड़ी और मैं रात को 3 बजे जा रहा था एनरॉन के खिलाफ आंदोलन करने, यहाँ से 300 किलोमीटर जाना पड़ता था। मारुति 800 में बैठा हुआ था, 3 बजे मुझे सामने वापट करके ब्राह्मण मिला। सर बोले कहाँ जा रहे? मैंने कहा मेरा आंदोलन है और मैं जा रहा हूँ। बोले आपके जजेस ने 100 करोड़ उसमें लिए हैं और आप रिसिग्नेशन देके उसके खिलाफ लड़ने यहाँ से मारुति 800 में जा रहे। तो तुरंत उसने मेरे लिए एक 50,000 रुपये महीना शुरू किया और मेरे लिए एक बड़ी निशान ब्लू बर्ड गाड़ी लाके दी। उसी के बाजू में दूसरे ब्राह्मण थे, हमारे सब दोस्त है।
मोदी आने के बाद वो दूसरी फैमिली के बाद 7 महीने आज पहली बार बात करें। हमारे तरफ देखते नहीं थे। हमारे सामने गार्डन है, तो गार्डन में जाते हैं, उनके घर में सब कोविड पॉजिटिव हो गए। इसलिए मैंने फोन किया कि भाई फिक्र करो, मैं और मिसेस कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन चौधरी के तरीके से हम ठीक हो गए। बोले हमको बताओ, और बात हो गई। तो मैंने कहा इतने 7 साल तुम्हारा हमारा क्या है, तुम हमारे घर से सामने से आते हमको देखते नहीं। ये कहाँ तक गया है जहर है। ये जो जहर है इसकी जड़ और कई है, और हम और कई ढूंढ रहे हैं। ये जड़ है हमारे मनुवादी मानसिकता की जड़ है। सभी पार्टियां, उसके हेड तुम्हारे मौला मौलवी, फादर पादरी, सभी मनुवादी है। इसके लिए ब्राह्मण होने की भी जरूरत नहीं है। और इसका परिणाम ऐसा हुआ कि सबको लगता है कि आज मनुवादियों से, संघियों से पंगा लेना हमारे हित में नहीं है। मैंने देखा, मैं जज था, तो जज बनाने में उन्होंने विरोध किया, लेकिन जब मैं व्यवस्था के खिलाफ डिसीजन देने लगा, देखो व्यवस्था के खिलाफ डिसीजन देना सब जजमेंट है, जिसके पार्लियामेंट में कानून करे, लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं, इसलिए मेरे कानून के बारे में कोई बोलता नहीं। लेकिन जो जजमेंट्स है, इसमें से उनको मालूम हुआ कि व्यवस्था के खिलाफ है, तो फिर तुमको इंपॉर्टेंट असाइनमेंट देना वो बंद करते। चीफ जस्टिस उनका होता है, यानी जजेस जिसको बोलते हैं हम बंटवारा करके अपॉइंट होते हैं, तुम्हारे दो, हमारे दो, उसके दो, ऐसे अपॉइंट होते। आज भी होते हैं इसमें कुछ। और देखो 7 साल में ये सभी प्रजातंत्र को रक्षा करने वाली संस्था है, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मैं तो इनको लोक प्रतिनिधि बोलता नहीं, धन प्रतिनिधि हो, सीबीआई हो, आईबी हो, कौन है? मनुवादी है, और वो जानबूझकर मोदी शाह को निगलेक्ट कर रहे। वो कुछ भी करे, सीए करे, एनआरसी करे, किसानों के खिलाफ बोले, किसानों को आंदोलन जीवी कहे, कुछ भी कहे, एक लफ्ज, यानी आज यदि उच्चतम और उच्च न्यायालय जमीर जमीर जो इसको बोलते हैं, कॉन्शियस इसको बोलते हैं, यदि वो जिंदा होता तो हमारी इतनी हालत बुरी नहीं होती। तो सर ये जो इलेक्शन कैंपेन है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन वो सुप्रीम कोर्ट डांट ही नहीं रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रहे। जिस दिन कलकत्ता के डीजी को विड्रॉ किया, उसी दिन ममता पर हमला हुआ, नहीं हुआ बात अलग है, उसको चोट तो आई है, उसके गाड़ी पर लोगों ने दे पीपल पाउंच अपॉन हर, वो तो हुआ है ना। अभी वो राजनीति तय करेंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी कहता है ये हादसा नहीं है, ये हादसा है, ये जानबूझकर नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन हादसा होता भी कैसा होता है? चीफ मिनिस्टर जब इलेक्शन कैंपेन में वो है, तो हादसा कैसा होता है? यानी कुछ तो सिक्योरिटी की गड़बड़ थी, बाद में वो पीएम बदला, एसपी बदला, फायदा क्या है? तो ये जो हो रहा है, और बाबरी मस्जिद से इतिहास देखो तू, जो भी हुआ पुलवामा तक नहीं, लाल किले तक हुआ, उसका फायदा किसको हुआ? तो तर्क क्या निकलना चाहिए? ये किसने करवाया? तो जिसको फायदा हुआ उसको करवाया, उसने करवाया ये सब, और हम सब चुप बैठे हैं। और कोई भी मोदी को हराने की बात ही नहीं कर रहा है। इलेक्शन ईवीएम हो, इलेक्शन कमीशन हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, जो सर्वोच्च न्यायालय खुद कहता था, मैं पार्टी था पिटीशन में कि ईवीएम इज नॉट डिपेंडेबल, वही चीफ जस्टिस बना बाद में, वही जज, और वो बोलता है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन को समय नहीं है वीवीपीएटी को काउंट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन का दूसरा काम क्या है? प्रजातंत्र जिंदा रखना है या सिर्फ मोदी शाह की चाकरी करना है? तो अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का नतीजा आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या कुछ होने वाला है अगर ईवीएम में गड़बड़ ना हो? क्योंकि वो एक बड़ी कंडीशन है।
ये सुनिए तो, हाँ। इलेक्शन में कोई भी चुन के आता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये मैं ये कहता हूँ कि पार्टी बदलती है, बोतल वही होती है, उसमें नया पानी होता है। हम्म, सिर्फ जब संज्ञा सोच आती है तो बोतल में पानी नहीं होता, जहर होता है। इतना ही मेरा फर्क है। हम्म, हम्म, ममता क्या है, वो हर हर मंदिर में जा रही, हम्म, वो हर मंदिर में जाके पूजा कर रही है। ये क्या कलकत्ता का या वेस्ट बंगाल का इतिहास है क्या? इस वेस्ट बंगाल में 50% मुस्लिम और 50% हिंदू थे, और हर प्रोग्रेसिव आंदोलन, हर आंदोलन हम्म, कलकत्ता से शुरू हुआ है। हम्म, स्वतंत्रता का हो या बाद में वंग भंग का हो, या कोई भी आंदोलन हो, तो कलकत्ता से शुरू हुआ। तो कलकत्ता का भूमि, कलकत्ते की भूमि इतनी धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद, हम्म, और जहां धर्म का नाम भी कभी इलेक्शन में नहीं आता था, हम्म, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। हम्म, पहले भी नहीं होती थी, पहले भी नहीं होती थी, लेकिन कुछ ना कुछ स्टेप तो किए लिए जाते थे कि अन्न सुरक्षा बिल लाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया, मनरेगा लाया, बैंकों को राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों से किसानों का कर्ज माफ हुआ, जो भी कुछ हुआ वो बहुत कम है, लेकिन हुआ। लेकिन ये 7 साल में तो सब उल्टा हो गया। हम्म। मैं बोल रहा हूं कि तुम सच्चर कमीशन का रिपोर्ट पढ़ो, और सच्चर कमीशन के रिपोर्ट से 72 पोजीशन आज और हिंदू की नहीं होगी तो मैं फिर आपके सामने आऊंगा। ये आप हिंदू बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हिंदुओं की हालत अब उस मुसलमानों की हालत से ज्यादा खराब हुई है। तो ये एक तरह से पूरे देश की हालत खराब हुई है। अब क्या कुछ आपको क्या नजर आता है? क्या सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है आगे, या कहीं कोई उजाला भी? आज जो सब आंदोलन हुए हुए, ये आंदोलन चालू है, उसमें किसानों का आंदोलन सबसे तगड़ा है। उसके साथ सीए एनआरसी वालों ने सीए एनआरसी का नाम न लेते हुए, किसान हम अनाज खाते हैं मिलके सबने जोड़ना चाहिए। अरे, हम्म, मैंने परसेंटेज देखा वेस्ट बंगाल का वोटिंग का, हम्म, तो 14 से कई गुना ज्यादा दलितों का, मुस्लिमों का, आदिवासियों का वोट बीजेपी को गए, हम्म, कई गुना ज्यादा। क्या बात है, ये ऐसा क्या हो गया है? और हम सर सिर्फ ईवीएम ईवीएम बोलेंगे तो इतनी ईवीएम में गड़बड़ी कैसी हो सकती? होती है, थोड़ी बहुत होती है। तो ये भेजा सड़ा हुआ है, और हम सब लोग हमारे हम खुद हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले रहे, क्योंकि कोई भी पार्टी आज देश में सेक्युलर रही ही नहीं। ममता हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, सब क्या दिखा रहे हैं? मैं जने उधार हूं। राहुल जी हम्म, दिखा रहे हैं, प्रियंका दिखा रही है, इधर उधर ममता दिखा रही है। तो ये सब संविधान को भूल गए क्या? संविधान की जो नींव है वो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र, और उसका आत्मा है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, हम्म, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक के बिना, डेमोक्रेसी के बिना हो ही नहीं सकता। हम्म, ये सब मर गए। यानी एक संविधान का आत्मा है संविधान की प्रस्तावना, और हम सब भारतीयों का आत्मा है भारतीय संविधान। तो हम सब लोग, हमारा जमीर कहाँ है? हम क्यों डरते हैं? जेल को क्यों डरते हैं? हम क्यों पुलिस को डरते हैं? और जुडिशियरी, जिसकी जो जुडिशियरी, हमारे देश की जुडिशियरी दुनिया में सबसे ताकतवर है, यानी उच्चतम और उच्च न्यायालय। फिर से बार बार मैं कहता हूँ, इतने पावर किसी जुडिशियरी को नहीं है दुनिया में, नहीं। हम्म, वो पावर ही नहीं दिखा रही, हम्म, उल्टा करती है। कि पहले संविधान आते ही 26 जनवरी 1950 को संविधान आया, तो संविधान के सभी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी के प्रोग्राम कोर्ट ने स्टे कर दिए।
तो नेहरू जी को जून 1951 में संविधान में अमेंडमेंट लानी पड़ी, और अमेंडमेंट लाके ये जो कानून थे ये कोर्ट के दायरे से बाहर निकाले। इसलिए हम आरक्षण देख रहे हैं, इसलिए हम जमींदारी की अबॉलिशन देख रहे हैं, इसलिए हम जो कुछ थोड़ा बहुत हुआ वो देखो, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो आज मैं आपके माध्यम से सभी भारतीयों को विनती करता हूं कि डरो मत, संविधान तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है हाथ में, और संविधान को लेके आपको लड़ाई में उतरना होगा। ये सभी जो आंदोलनकारी है इनको ताकत देनी होगी। न हम जात देखेंगे, न हम धर्म देखेंगे, न हम प्रांत देखेंगे, हम इन सबको मिलके इस व्यवस्था, मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था के खिलाफ हमें पार्टी खड़ी करनी होगी, हमें समाज खड़ा करना होगा और इस देश को फिर से पटरी पर लाना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आपने बहुत ही अहम बात कही, और खास तौर पर जो आखिर में आपने कंक्लूड किया कि डरने की जरूरत नहीं है, संविधान में बहुत गुंजाइश है, बहुत अधिकार है। और आपने ये भी बताया कि जुडिशरी अपना काम अगर ठीक से करे तो भारत की जुडिशरी सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन आपने अफसोस भी जाहिर किया कि उस तरह से काम नहीं हो रहा है। लेकिन आप जिस तरह से आंदोलन जो हो रहे हैं, किसान आंदोलन, उसमें सबको जुड़ने के लिए और मजबूती से आगे आने के लिए आपने लोगों को अपील की, आपने कहा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि जस्टिस कोलसे पाटिल साहब मुसलसल समाज की बेहतरी के लिए सोचते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी बात है कि सबकी हिम्मत भी बढ़ाते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।